अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अस्करिया लेक्चर्स। मैं हूं आपका टीचर तला आरिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसका नाम था वेक्टर्स। और कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने करवाया था कि भाई वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स को लिखा किस तरह जाता है, फिर वेक्टर्स को ड्रॉ किस तरह किया जाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हम उससे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर रेजोल्यूशन को पढ़ने के लिए बेटे हमारे पास उसके चार चीज़ें हैं, चार हिस्से हैं जो कि हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बोर्ड पे मैंने लिखे हैं। पहला टॉपिक उसमें होगा हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, फिर उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तीसरा हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होता है, और फोर्थ वन जो है वो ये है कि हम उसकी डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 चीजें हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ, और सबसे पहले हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे जाएंगे कि हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन है टू रिजॉल्व और स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आसान लफ्जों में बताऊं तो एक वेक्टर को उसके हिस्सों में तकसीम कर देने का नाम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देने का, स्प्लिट कर देने का मतलब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है। अब इसमें एक लफ्ज आया है इनटू इट्स कंपोनेंट। बच्चे ये लफ्ज कंपोनेंट का क्या मतलब है? जैसे मैंने ऊपर लिखा कि हम कंपोनेंट को स्टडी भी करेंगे, तो बेटे कंपोनेंट आसान लफ्जों में समझाऊं तो कंपोनेंट का मतलब होता है हिस्से। आप, मैं, हम लोग जिन जिन चीज़ों से मिलके बने हैं, ये हमारे हाथ, पाँव, मुंह, नाक, ये सारे कुछ हमारे बॉडी के हिस्से हैं, ये हमारे बॉडी के कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह एक वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे कि उसको कितनी डायरेक्शंस में मूव करवाया जा रहा है, या एक डायरेक्शन से एक से दूसरी डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तो कितना मूव कर रहा है, ये उसके कंपोनेंट्स होंगे। कुछ कंपोनेंट्स वेक्टर के उस एक्स एक्सिस में होंगे और कुछ वेक्टर्स के कंपोनेंट वाई एक्सिस में होंगे। अब एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि हम वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व क्यों करते हैं। बेटे समटाइम्स हमारे पास वेक्टर होते हैं जो कि प्रॉपर एक डायरेक्शन में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में तो हम ये कहेंगे कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, और अगर कोई वेक्टर स्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। अब एक्स एक्सिस का भी हमें क्लियर हो गया और वाई एक्सिस का भी क्लियर हो गया, लेकिन इशू कब आता है जब एक वेक्टर ना तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस में मूव करे और ना ही कंप्लीटली वाई एक्सिस में मूव करे, बल्कि वो कहीं दरमियान में मूव करे, जैसे कि आपका ये वेक्टर ए है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, बट ये वेक्टर आपका एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एक्स और वाई के दरमियान में मूव कर रहा है। तो बेटे जब एक्स और वाई के दरमियान में मूव कर रहा है तो फिर हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हमने कहा कि उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। अब कंपोनेंट्स में किस तरह डिवाइड करेंगे, वेक्टर को स्प्लिट किस तरह करेंगे? तो बेटे वेक्टर को स्प्लिट करने का एक तरीका है कि ये वेक्टर जहां पे खत्म होगा वहां से आप ये प्रोजेक्शन एंगल गिराएंगे, यानी कि 90 का एंगल गिराएंगे, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। दोबारा सुन लें कि जहां पे आपका वेक्टर खत्म होगा वहां से आप प्रोजेक्शन एंगल गिराएंगे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो एक्स एक्सिस पे गिराने से आपका ये वाला जो कंपोनेंट है या ये वाला कंपोनेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, वाई कंपोनेंट हो जाएगी। अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स तो आ गए, लेकिन कंपोनेंट्स को ऐड भी करना है। क्यों? जब एक वेक्टर होगा तो उसमें तो एडिशन नहीं होती, लेकिन जब वेक्टर के आगे हम लोगों ने मजीद हिस्से कर दिए देन इट्स मीन कि हम अब वेक्टर्स को ऐड भी करेंगे। और वेक्टर्स को ऐड करने का आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा है,
प्रीवियस क्लासेस में, वो क्या है आपके पास, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या था कि आपने दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ में लाना है और फिर पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक लाइन ड्रॉ करनी है या एक वेक्टर ड्रॉ करना है, जिसको आप लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है उन वेक्टर के कंपोनेंट्स को ऐड करने का। तो लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर ए था, यानी ये वाला वेक्टर ए, ये अपने x कंपोनेंट और अपने y कंपोनेंट के साथ मिलकर बना है, अपने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के साथ मिलकर बना है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो वेक्टर a है ये अपने x और y कंपोनेंट के साथ मिलकर एक वेक्टर बना है, यानी कि एक हिस्सा उसका x एक्सिस में है, एक हिस्सा उसका y एक्सिस में। अब यहाँ पे मैं आपकी बुक के ऊपर ये भी एक इस तरह भी लिखा है कि a इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ। तो बेटे यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर एक और तरह भी लिखा है कि a इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ। तो ये I और J क्या चीज है बेटे? I और J हमारे पास जो हैं ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये I से मुराद है कि कोई वेक्टर x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और J से मुराद ये है कोई वेक्टर y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अब अगर तो यहाँ पे कोई ऐसा वेक्टर हो जो किसी तीसरी डायमेंशन में भी मूव कर रहा हो, तो फिर हम लोग इसके साथ लिख देंगे कि AZK, यानी कि तीसरी डायमेंशन के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? K वेक्टर यूनिट वेक्टर यूज होगा। अच्छा बेटे, यहाँ तक तो हम लोगों ने वेक्टर रेजोल्यूशन को समझा कि एक वेक्टर है वो ना तो पूरा x एक्सिस में मूव कर रहा है और ना ही पूरा y एक्सिस में मूव कर रहा है, बल्कि वो उन दोनों के दरमियान में कहीं पे मूव कर रहा है। और फिर हम लोगों ने उसको स्प्लिट किया। अब स्प्लिट करने का क्या तरीका था कि जहां पे वेक्टर खत्म हुआ वहां पे, यानी जहां पे उसका एरो हेड है, वहां से हम लोगों ने एक वेक्टर का प्रोजेक्शन एंगल जो है वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया और एक वाई एक्सिस पे उसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। तो वहां से हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, यानी कि ए एक्स और ए वाई। अब हमारे पास कंपोनेंट्स तो आ गए, लेकिन अब हमने समझना है कि हम उन कंपोनेंट्स को फाइंड आउट किस तरह कर सकते हैं, यानी कि दो हमारे पास कंपोनेंट हैं तो वो किस तरह हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटे कंपोनेंट्स एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास वाई एक्सिस है। तो इसके लिए हम लोग चंद ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। और वो कौन सी हैं? आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं, रेशियोज होती हैं कि एक आपके पास कॉस, एक साइन और एक टेन। अब कॉज और साइन जो है हम लोग दो यूज करते हैं कंपोनेंट्स के लिए कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो कॉस थीटा यूज करते हैं, और जो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होता है उसके लिए हम लोग साइन थीटा यूज करते हैं। तो फॉर्मूला कॉस थीटा का क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कौन सा वेक्टर है? ax, यानी ये देखें ये ax। अब बच्चे ये वाला वेक्टर या ये वाली साइड, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। आप इसको भी ax कहेंगे और ये भी इसका x कंपोनेंट है। जिस तरह ये इसका y कंपोनेंट है उसी तरह ये भी इसका y कंपोनेंट है। ठीक है, तो cos थीटा के लिए फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या यूज करेंगे कि बेस में आपके पास क्या यूज हो रहा है? ax, और उसके बाद आपके पास हाइपोटेन्यूज में क्या यूज हो रहा है? वेक्टर a। तो आप दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा वो ax इज इक्वल टू a cos थीटा, यानी ये सिंपली ये जो a है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ax कंपोनेंट जो आएगा वो a cos ऑफ थीटा आ जाएगा। ये उसका कौन सा कंपोनेंट है? x कंपोनेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी साइन थीटा, यानी कि हम लोगों ने अब y कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। y एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो साइन थीटा का फार्मूला होता है वो होता है बेटे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज में आप देखें तो परपेंडिकुलर में कौन सी हमारे पास यूज हो रहा है वेक्टर का कंपोनेंट? ay यूज हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज में कौन सा यूज हो रहा है? वेक्टर a। ठीक है, तो जब आप दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, यानी कि जैसे ये वेक्टर उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ ये वेक्टर सिंपली इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा बच्चे, यहाँ पे एक और भी
इशू है कि सम टाइम आपको पढ़ते पढ़ते वो फार्मूला याद नहीं रहता, लाइक कॉस थीटा का या साइन थीटा का आपको फार्मूला ज़हन में नहीं होता, तो आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ये सेंटेंस अगर याद करें तो आपको किसी भी फार्मूले में कोई इशू नहीं बनेगा। सम पीपल हैव curly brown hairs through proper brushing. अब some people have curly brown hair through proper brushing. अब इससे ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपके पास तीनों फार्मूलाज आ जाएंगे। जैसे कि साइन के लिए अगर आपने लिखना है तो इस सेंटेंस में पहले सेंटेंस में आएंगे एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। लाइक आप लिखेंगे साइन के लिए, मैं यहां पे लिख देता हूं साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास साइन का फॉर्मूला है। इसी तरह हम लोग आगे चलेंगे कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर से क्या मुराद है? सी से क्या बनता है बच्चे? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से हमारे पास बी से क्या बनेगा बेटे? बेस। और एच से क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। इसी तरह हम नीचे चलेंगे थ्रू, टी से टेन थीटा, और हमारे पास पी से क्या बनेगा बेटे? परपेंडिकुलर, और बी से बेस। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास ये तीनों फार्मूलाज हम लोग इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अच्छा जी, अब इनको हम लोग जब लिखेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स भी डिराइव हो गए होंगे, यानी कि दो हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे कि एक ए एक्स कंपोनेंट और दूसरा ए वाई कंपोनेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसकी दो चीजें क्लियर कर ली। कौन कौन सी? एक तो रेजोल्यूशन और दूसरा कंपोनेंट्स। तीसरी चीज आती है बेटे मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एक वेक्टर का थ्रू उसके कंपोनेंट से। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए बेटे आप एक ट्राइंगल ले लें, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये बनी, आप आया ये वाला पोर्शन ले लें या ये वाले ट्राइंगल ले लें, आप कोई भी एक ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों में आपके पास 90 का एंगल यूज हो रहा है, दोनों आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जब इसको पढ़ना है, मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम। जब बच्चे आप पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हो तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने लिखना है कि ये जो फार्मूला है उसको इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है और देखना है कि जो जो चीजें वहां पे लिखी गई हैं फार्मूला में, हम यहां से उठा के उसमें पुट कर देंगे। अब बेटे लिखा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज में आपके पास कौन सी वैल्यू है? ए वेक्टर। उसके बाद आपके पास लिखा है बेस स्क्वायर। बेस में आपके पास उसका कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट, तो आपने ए एक्स स्क्वायर लगा दिया। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में आपके पास उसका वाई कंपोनेंट है, तो आप लोगों ने ए वाई कंपोनेंट लगा दी। ठीक है, सिमिलरली उनके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर था, तो आप लोगों ने तीनों के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब आपको बेटे चूंकि एक वेक्टर चाहिए, वेक्टर का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने स्क्वायर रूट लिया तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये सेम टर्म इसी तरह लिखी रहेगी। क्योंकि बेटे यहाँ पे तो ए का स्क्वायर जो है इससे खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता। रीजन कि अगर तो ये टोटल के ऊपर स्क्वायर होता, यानी कि इन दोनों के ऊपर एक ही स्क्वायर होता, तो फिर तो हम इसको खत्म कर सकते थे, लेकिन अब ये अलग अलग है तो ये खत्म नहीं हो सकता। लिहाजा a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। ये इसका क्या है बेटे? मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, डायरेक्शन। अब बेटे जैसे कि मैंने आपको बताया
कि हमारे पास जो वेक्टर है वो ना तो पूरा एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और ना ही पूरा वाई एक्सिस में। लाइक सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हो तभी हमें वेक्टर का पता है कि क्या एंगल होगा, और स्ट्रेट मूव कर रहा हो तो फिर भी हमें वेक्टर का पता है कि उसका क्या एंगल होगा। लेकिन अब ये वेक्टर उन दोनों के दरमियान है, यानी आप यूं समझिए कि 0 से लेकर 90 के दरमियान है कहीं पे। तो अगर ये 0 से 90 के दरमियान है तो इसका कोई ना कोई एंगल होगा, यानी ये किसी खास डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, tan थीटा यूज करते हैं। ठीक है जी। अब tan थीटा को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, अब थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, T फॉर tan, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। तो जब आप इसको लिखते हैं तो आपके पास आप देखें परपेंडिकुलर के ऊपर क्या है आपके y कंपोनेंट और बेस के ऊपर x कंपोनेंट। तो आपने क्या लिखा बेटे, ay डिवाइडेड बाय ax। अब tan थीटा इज इक्वल टू ay डिवाइडेड बाय ax, तो आपने ये थीटा फाइंड आउट करना है। tan इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा ay डिवाइडेड बाय ax। तो ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। यही आज के हमारे 4 कंपोनेंट्स थे, 4 हमारे टॉपिक्स थे छोटे छोटे, जिनको हम लोगों ने इसमें क्लियर करना था। कौन सा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।